नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आलम खान, सूचना न्यूज़ एडिटर। समाज सेवा और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग विषय हैं, लेकिन समाज सेवा और राजनीति को कहीं न कहीं एक दूसरे का पूरक भी माना जाता है। राजनीतिक लोग आम तरीके से समाज सेवा सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अखबारों की सुर्खियों में आ सकें, लेकिन समाज सेवा करने वाले लोग राजनीति बहुत कम करते हैं। ऐसे में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो अपने परिचय के मुहताज नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में बताऊंगा। श्री धर्मवीर सिंह बग्गा जी हमारे साथ आज हम उनसे बात करेंगे। वरिष्ठ समाज सेवी हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप किया। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। राजनीति और समाज सेवा आम तरीके से दोनों अलग अलग चीज मानी जाती है, लेकिन समाज सेवा करते हुए राजनीति में जाना, आपने जैसे इसके पहले हमारे एक इंटरव्यू में कहा था कि समाज सेवियों को राजनीति करना चाहिए, तो अभी हम लोगों ने जो देखा अम्बेडकर नगर जनपद में जो चुनाव हुए हैं, आपने पर्दे के पीछे भी और खुलकर भी तमाम सीटों पर अपने लोगों को लड़वाया या अपने चाहने वालों को या जिनको चाहा उनको जिताने का काम किया। इसे में टांडा नगर पालिका परिषद है, यहाँ की चेयरमैन शबाना नाज है। शबाना नाज को भी जिताने में आपकी अहम भूमिका बताई जा रही है। ऐसा चर्चा है कि शबाना नाज को जिताने के लिए आपने अंदर और बाहर दोनों खानों से मदद किया। एक चर्चा है कि आप टांडा नगर पालिका चेयरमैनी को आप चला रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देश की आज़ादी के बाद 47 के बाद जो देश का एक स्वरूप समाज में और पूरी दुनिया में नजर आया, वो समाज सेवा से राजनीति करने वालों का ही था। देश की आज़ादी के समय भी जो बहुत सोशल लोग थे, जो समाज को देखने वाले लोग थे, उन्होंने ही देश को आज़ाद भी कराया और वही अच्छे राजनीतिक भी थी। तो मेरा हमेशा ये ध्येय रहा है कि समाज सेवियों को ही राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर समाज सेवी राजनीति में आगे आएगा तो उसको जो दबे कुचले पिछड़े परेशान लोग हैं, उनको किस चीज़ की जरूरत है वही सही बता सकता है। आज के समय में जो राजनीतिक लोग हैं, जो धर्म और जात और राजनीतिक सिंबल और राजनीतिक पार्टियों के कारण चुनाव जीतते हैं, वो हमारी समस्याओं को समझ नहीं सकते। वो अपनी गाड़ी घोड़े और अपने लोगों को ही समझ सकते हैं। आपने अभी कहा कि टांडा की राजनीति, अम्बेडकर नगर की राजनीति, हमने आज से 6 महीना पहले इस बात की घोषणा की थी कि सवाल होगा और इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल तो होगा एक ऐसी चीज थी जो मैं पिछले 15 सालों से राजनीति से बिल्कुल किनारे था, और मुझे ये महसूस हुआ नहीं, अगर समाज में रहना है, सेवा करना है, तो सेवा करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो समाज में जिन लोगों की जिस चीज की जरूरतें हैं उनको पूरा करना और उनको मोटिवेट करना। एक समाज सेवा वो है कि पॉलिटिकल लोगों को भी ठीक उनके करप्शन को दूर करना और पॉलिटिकल सफाई करना, कि ताकि अच्छे लोग राजनीति में आगे आए। ये भी एक देश और कौम की बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो मुझे ये महसूस है और मैं हर जगह खुल के कहता हूँ कि समाज सेवियों को राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि वही सही राजनीति कर सकते हैं। राजनीति दर्शन जो ईमानदारी से राष्ट्र की, समाज की सेवा कर सकें। आगे आता है कि मैंने एक सवाल पैदा किया था कि सवाल को होगा इस पूरे जिले नहीं है, जिले के अगल बगल भी उसने बिल्कुल हिला दिया जी। तो आपने कहा कि मैं टांडा में हमने कुछ नहीं किया। टांडा में और पूरे अम्बेडकर नगर सेवाई धर्मा टीम का अपना एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी लोगों की चाहत रहती है कि ये जो सेवाई धर्मा टीम है, इसमें मिलकर के किस तरह से सेवा किया जाए, किस तरह से समाज में काम किया जाए। तो उसने ही ये सारा कुछ किया है। शबाना नाज जी जो हमारी बहन है, बेटी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने टांडा में जो परचम लहराया है, टांडा की जनता का जो स्नेह प्यार उनको मिला है, जिस तरह से वोट उनको मिला है और जिस तरह से अच्छी पार्टियों को उन्होंने पीछे कर दिया, तो अब उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। आपके ऊपर लेवल तो समाजवादी का भी लगा हुआ था। मैं समाजवादी विचारधारा का आज भी हूँ, पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं समाजवादी विचारधारा का हूँ जी। समाजवादी विचारधारा का होना कोई बुरा नहीं। भगवान श्री राम भी समाजवादी सोच के और पूरी दुनिया को उन्होंने दिया। मोहम्मद साहब ने तो समाजवाद का परचम फहराया, और मैं गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शिष्य हूँ, सिख हूँ। सिख हमेशा समाज। चर्चा चलती रही कि भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं से आप जिताना चाह रहे थे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे काम होते हैं मैं हमेशा उसका सपोर्ट करता हूँ। मैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों में मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, और यशस्वी मुख्यमंत्री जो उन्होंने खासकर सिखों के लिए बहुत काम किया है, बहुत सारी चीज़ों में उनकी बहुत तारीफ करता हूँ।
और जो अपराध मुक्त और अपराध के खिलाफ जो काम होता है, मैं अक्सर उनकी तारीफ करता हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं राजनीतिक है। पार्टियों को छोड़कर आपने निर्दलीय प्रत्याशी शबाना नाज को ही क्यों चुना? राजनीतिक पार्टियों को छोड़ करके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ कि जैसे राजनीतिक पार्टी, या तो आप साफ साफ पूछे तो मैं साफ साफ बोलने के लिए साफ ही बात करना चाह रहा हूं। के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वभाव से बिल्कुल। बात करता हूँ। राजनीतिक पार्टियों में जो लोग टांडा से हमेशा नगर पालिका के चेयरमैन 20-25 साल से बनते आए, जी, उनको ये महसूस हुआ कि हमको टिकट मिलते ही हम चुनाव जीत गए। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मुझे लगता है 2-3 तारीख के लगभग का इंटरव्यू था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में कहा था कि मैं तो चुनाव जीत गया हूँ, चुनाव जीतने की बात कुछ इस तरह की बात, ना उन्होंने ईश्वर की कृपा कहा, ना इंशाल्लाह कहा, ना जनता की कोई बात की। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ के कुछ तथाकथित ठेकेदार जो टांडा के इस भोली जनता का वोट के ठेकेदार बन जाते हैं, और उन्होंने उनको ये कह दिया है, बेवकूफ बना दिया है, बरगला दिया है कि ये सारी जो जनता है वोट आपको ही देगी। सर, आपकी जो जनता है और आप वोट देगी, ये जाएगी कहाँ? नहीं, प्रत्याशी से नाराज होकर आपने सभा ना 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 प्रत्याशी से नाराज, हमारे प्रत्याशी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, यहीं से नहीं, वो जिस टीम से जुड़े हैं, मेरे बहुत पुराने सारे लखनऊ के लोग। तो आज जनता जानना चाहती है कि आपने शबाना नाज को समर्थन क्यों दिया, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे एक घोषणा थी कि जब हम लोगों ने सवाल तो होगा, और सवाल तो होगा के समय एक हमने 17 बिंदु बनाए थे, जिसमें 2-3 मीटिंगों में हमारे पूरे शहर की बहुत सारी जनता, जिसमें गरीब मजदूर, रिक्शा ठेला वाले, टोटो वाले, पटरी गिमटी वाले, यहाँ के दुकानदार, व्यापारी, बुनकर, बिजली की समस्या और बड़े बुजुर्ग, जी, कुछ मीटिंगें हुई थी जिसमें मैं भी आया था। बिल्कुल, हाँ, उसमें हमने एक 17 बिंदु बनाए थे। उस 17 बिंदुओं में ये था कि इन बिंदुओं पे जो लोग हमसे समझौता करेंगे, या जो लोग उस फॉर्मेट में आएंगे, या जो लोग उस बातों को मानेंगे जो हमारे समाज के हित की चीजें थी, जो इस बात को मानेंगे, जो हमने एजेंडा अपना बनाया, जो हमारे एजेंडे पे चलेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, खुला हमारा था। ये जो 17 बिंदु आपके थे, क्या ये 17 बिंदु जो, जैसा कि ये 17 बिंदु लिखा हुआ है, इन बिंदुओं पे क्या आपकी कोई सहमति बनी थी शबाना नाज जी? नहीं, मैं आपको उससे पहले भी बता दूं, मेरी बहुत सारे लोगों के बात हुई। कुछ लोग तो ये थे कि उनको इन बिंदुओं से कोई मतलब नहीं था, वो चेयरमैन बन चुके थे। कुछ लोग ऐसे थे कि जो इस बिंदुओं को बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि हम इनको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शबाना नाज जी के परिवार और उनके परिवार के लोग वो आई, उनकी मेरी 2-3 मीटिंगों में मैंने कहा कि हम सपोर्ट उसी का कर सकते हैं जो हमारे इन सारे बिंदुओं को समझे और समाज के हित में इन सारे कामों को करे, जनता के इन कामों को करे। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, मैं बहुत विचार करने वाला व्यक्ति हूँ, विचारशील व्यक्ति हूँ, लिखता और पढ़ता और सोचता हूँ, और मैं एक एक मुद्दे पे अच्छे अपने पत्रकार मित्रों से भी, और अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं, पुराने रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड IAS IPS, उनसे भी मैं कई मुद्दों पे अक्सर बात करता हूँ। आप भी ध्यान दीजिए, आपसे भी मैंने 1-2 मुद्दों पे रात ये सारे मुद्दे तो जनहित के ही नजर आ रहे हैं। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि अपने समाज में कैसे अच्छाइयों को लाया जाए और बुराइयों को खत्म किया जाए। इन सारे मुद्दों पे मैंने उनसे बात की, और मुझे एक चीज जो समझ में आई, सबसे अलग इतर जो समझ में आई, ये एक बेटी है जी, और इस बेटी को अगर कोई चीज ऐसी दी जाती है तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ईगो से हटकर कि मैं फला दल का हूं, मैं फला दल का हूं, मैं मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता, मैं मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल सकता, मैं योगी आदित्यनाथ जी से नहीं मिल सकता, तो शायद ये काम मसले हल होने वाले नहीं है। मैंने इनसे स्पष्ट कहा कि ये बहुत सारे मुद्दे इसमें ऐसे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, आपको मिलना पड़ेगा, हम सबको चलना पड़ेगा। आप पहले, अगर आपके अंदर ये ईगो है कि मैं फला हूं और मैं नहीं जाऊंगी, या फला है मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं आपको समर्थन नहीं करूंगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो प्रदेश का मुखिया है, जो हमारा प्रदेश का मालिक है, जो हमारा गार्जियन है, जो हमारे पिता तुल्य है, जो हमारे अपने लोग हैं, उनसे तो आपको संपर्क करना ही पड़ेगा, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, तभी आप इस काम को कर पाएंगे। तो उन्होंने मेरी सारी बातों को समझा, और आपको मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी तक भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे स्पष्ट इस बात कर रहा हूं, मैंने एक बिंदुओं पे सबसे इनके परिवार के लोगों से बात की है कि साहब ये सारी चीजें अगर आप अपने एजेंडे में लाते हैं तो हम आपका सपोर्ट करेंगे पूरी। उसके बाद मैंने अपने लोगों की, सैकड़ों लोगों की मीटिंग की है और उनसे अनुमति लेके, आज्ञा लेके पूरे शहर में जो भी मदद हो सकती थी मदद मैंने की है इनको चेयरमैन, ताकि, और इस आप ध्यान दे लीजिए, इस एजेंडे से पहले 5 तारीख से पहले वो किस स्थिति में थे और 5-6 तारीख के बाद
वो किस स्थिति में है। अच्छे पत्रकार मित्र हैं, आप सारे पत्रकार हैं, जनता भी बहुत अच्छी तरीके जानती है कि 5-6 तारीख के बाद जब ये सारी चीजें बाजार में आ गई, लोगों के बीच में आ गई, जनता के बीच में चर्चा हो गई कि नहीं हमारे इन मुद्दों पे भी बात होगी जी, हमारे इन मुद्दों पे भी बात होगी। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मुद्दे हम लोगों के सामने रखे थे और सहमति बताई। हाँ, बहुत सारी बातें हो रही थी कि हाँ ये ठीक है। मैंने कहा हाँ हूँ नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए और प्रेस के सामने भी आपको अब तो शपथ ग्रहण वगैरह हो चुका है, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया, बोर्ड बैठक भी होने जा रही है, तो बोर्ड बैठक में इसमें से क्या कोई मुद्दा आपका पेश होगा कि नहीं होगा? अब मुझे ये नहीं मालूम कि मुद्दा पेश होगा कि नहीं होगा, पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसमें कम से कम 5 ठोस मुद्दे, 5 ठोस ऐसे मुद्दे कि जो पहली बोर्ड में आ जाएं ताकि जनता को। अभी आपने देखिए इसमें 3 नंबर पे लिखा हुआ ई रिक्शा चालकों की तयबाजारी स्टैंड की सुविधा, तो अभी टेंडर होने जा रहा था, फिर टेंडर निरस्त हो गया। जी। तो अगर टेंडर हो जाता तो ऐसे हालात में तो फिर रिक्शा चालक बेचारे 1 साल तक परेशान रहते हैं। देखिए मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं। मैं जिसमें कदम बढ़ा लेता हूं वापस नहीं करता हूं। मैंने आपसे अगर उसमें लिखा है उसमें, तो मैं आज भी उस बात पे बिल्कुल टिका हुआ हूं। परसों ही जब मुझे मालूम चला कि टेंडर अभी होने वाला है और क्या था, परसों नरसों मैं अमृतसर से लौटा तो उसके बाद मुझे मालूम चला, तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अभी तो कोई सुविधा की बात तो की नहीं है, व्यवस्था की बात नहीं की गई है और टेंडर हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उच्च अधिकारियों से बात की और उनसे निवेदन किया कि साहब ये अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं है। बहरहाल वो जो भी, अब तो शायद मुझे कल मालूम चला कि निरस्त हो गया है, पर ई रिक्शा का जो टोल लिया जाता है, इससे जो पैसे लिए जाते हैं, जो तयबाजारी ली जाती है, उसके लिए इनको पहले स्टैंड दिया जाए, वॉशरूम की सुविधा दी जाए, पीने का पानी दिया जाए यात्रियों के लिए और मुनासिब पैसे लिए जाएं। चर्चा तो यह है कि शबाना नाज जो नवनिर्वाचित चेयरमैन है, अधिकांश आपसे राय लेकर ही काम करती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन सिर्फ एक है, टांडा में नगर पालिका चेयरमैन शबाना नाज जी, और अगर कोई दूसरा ये समझता है कि मैं चेयरमैन हूं तो वो है। और मैं आपसे स्पष्ट बता दूं कि आज तक शबाना नाज जी से चेयरमैन होने के बाद मेरी टेलीफोन से आमने सामने कोई बात नहीं हुई। आपसे राय तो ली जा रही होगी ना? नहीं, जब मेरी शबाना नाज से बात ही नहीं हुई तो राय कहां से ली जाएगी। चलिए, तो और दूसरी बात ये मैं बता दूं, मैं जबरदस्ती की सलाह और सेवा ये दोनों नहीं करता जी। मैंने सोशल सिस्टम में बहुत सारी पीएचडियां कर रखी, खासकर इस समाज में। अगर आपने फ्री की सलाह, माने बिना जरूरत की आपने सलाह दे दी और बिना जरूरत के आपने सेवा कर दी, तो सामने वाला ये समझता है इनका कोई स्वार्थ है। मेरा आज तक कोई स्वार्थ नहीं है। तमाम लोग इसमें भी स्वार्थ ढूंढ रहे होंगे, पर मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मेरा सिर्फ स्वार्थ ये है कि टांडा पिछले 20 सालों से जिस दलदल में फंसा हुआ है, उस दलदल से किस तरह से बाहर निकले और हमारे आगे आने वाली नस्लों को हम ये तमाम तरह का बकाया, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, बिना स्लॉटर हाउस के रोज गोश्त के मामले में लोग पकड़े जाते हैं, बंद होते हैं। यहाँ पर सिर्फ इस तरह की जो समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, उन समस्याओं से आदमियों को कैसे, अपने आने वाले पुश्तों को, बच्चों को कैसे बाहर निकाले, बाकी कोई हमारा मतलब इस तरह का नहीं है। हमारा जीवन ही जनहित और जनसेवा में बीता है, तो हमने उसी में रहना है। आप सामाजिक कार्य करते रहे, हजारों लड़कियों की आपने शादी विवाह कराया, साथ में अभी जो एक नई सेवा आपने शुरू किया है कुछ विगत 1 साल 2 साल से, जो सैकड़ों लोगों को आप सामान, कन्यादान सहयोग के रूप में कुछ सामान वगैरह भी दे रहे हैं। इसके साथ आपका भोजन बैंक भी चल रहा है। इन सारे कामों के साथ सबसे बड़ा जो इस समय है इंसानियत के लिए, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार। हमारे कुछ सूत्र है जिनसे हमें पता चला है कि जो उड़ीसा में रेल हादसा हुआ था, वहां के उच्च अधिकारियों और वहां की सरकार के टच में आप हैं। आपने हमें नहीं बताया, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से हमारे सूत्र थे जो पता चल रहा है। क्या है मामला? आपका नाम कहाँ से आ रहा है? उड़ीसा रेल हादसे से आपका क्या मतलब है? आप पहले से व्यक्ति हैं कि जिनको ये जानकारी कहाँ से हुई मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब हमारे के बीच का ही कोई आदमी, किसी अधिकारी से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने बताया। हाँ, तो देखिए, मैं क्या है, लोग क्या समझते हैं, मैं हृदय का बहुत द्रवित व्यक्ति हूँ। पूरे देश में किसी तरह की कोई घटना घटती है इस तरह की, तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया और मीडिया पे लिखी जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती हैं। कई बार लोग सोचते भी हैं कि प्रदेश में या अगल बगल जिलों में ये घटना घटी और भैया ने उसको सोशल मीडिया में नहीं डाला। ऐसा नहीं होता कि मेरी निगाह नहीं होती। पर मैं भी कभी कभी इंसान हूँ, सोचता हूँ इसको डालूं तो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, समाज में अच्छी चीजें जाएंगी, बुरी चीजें जाएंगी। जैसे अभी दिल्ली की एक घटना हुई, बेटी के साथ जो हत्या हुई,
तो मैंने उसको कई बार विचार किया, तो मैंने वहां पर भी अधिकारियों से बात की किस तरह घटना, क्योंकि वो अम्बेडकर नगर की थी। ठीक है, बहुत सारे मेरे मित्रों ने सोशल मीडिया में डाला। सोशल मीडिया में डालने में ये होता है कि लोग जान भी जाते हैं। जी जैसे ये घटना घटी जी, बहुत बड़ा रेल हादसा, बहुत बड़ा रेल हादसा। मतलब मैं पहले ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में जगह दें Yes. और दोबारा ऐसी घटना ना घटे। Yes. उसकी कोई ऐसी व्यवस्था हमारे दिलो दिमाग में हमारे इंजीनियरों को दे, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा करें, हमारे अंदर इतनी इच्छा शक्ति मजबूत करें कि हम उसको ठीक कर सकें। जब घटी तो एक वीडियो आया जिसमें वो बंदा कह रहा था कि बाबू मेरा बेटा मिलता नहीं है। आपने फेसबुक पे भी लगाई है, बड़ी जरूरी। जब उसने ये कहा कि मेरा बेटा मिलता नहीं है, तो एक बाप समझ सकता है इसका जवान बेटा उस लाशों में ढूंढ रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने प्रदेश के अपने कुछ अधिकारियों से, जो मेरे कुछ जानने वाले, उनसे भी बात की। तो फिर मैंने उसके बाद उड़ीसा बात की। उड़ीसा का टोल जितने नंबर थे वो नंबर मैंने निकाले। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं से हमारी बात पुष्टि हो रही है। नहीं, आपकी बात पूरी बिल्कुल सही है, जी, पुष्टि जी, नहीं, जी, मैं आपको धन्यवाद। सच बात बता दूं। मैंने वहां के डीएम साहब से, भुवनेश्वर डीएम साहब से बात की। जी जी और भुवनेश्वर डीएम साहब डॉक्टर सिंधे जी हैं, उनसे मेरी बहुत देर तक बात हुई। उन्होंने बता, पहले मेरी वहां पर एसपी जो है वहां पर कप्तान, पहले एक मिश्रा जी कप्तान थे, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। उसके बाद वो कप्तान साहब मतलब चेंज हो गए हैं, दूसरे कप्तान साहब थे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने पूरी डिटेल में मेरी बात को समझा। मैं चाहता ये था कि वहां पर जो लाशें जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, जो लावारिस हैं, उनकी सेवा मुझे दे दी जाए, मेरी झोली में डाल दी जाए, मैं उन बेचारों की अंतिम संस्कार करूं। मैं परसों नरसों एक अंतिम संस्कार करके लौट रहा था, मेरे जहन में ये सारी चीजें घूम रही थी। मैं उसी दिन इस काम में लग गया था। और उसके बाद जब उन्होंने कहा डीएम साहब से, उन्होंने फिर मुझे डीएम साहब का नंबर दिया कि आप डीएम साहब से एक बार बात कर लें। तो मैंने डीएम साहब से बात की। डीएम साहब ने बताया कि इतना बड़ा हादसा है, इतना ज्यादा बड़ा हादसा है कि यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, वर्ग डिवाइड कर दिया गया है। अब भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं, जो वहां पर आईएएस देखते हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो फिर मैंने वहां पर भुवनेश्वर बात की, जो उसके जो वहां पर कमिश्नर बैठते, बीएमसी के जो कमिश्नर साहब हैं, मैंने फिर उनसे बात की। उनसे मेरी काफी देर तक बात होती रही। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी डिटेल, बाई द वे मुझे नहीं था, वहां पर एक अधिकारी से मेरी बात, उन्होंने कहा कि सर आप नाम, जब 2 बार आपका नाम यहाँ पर आया तो हम लोगों ने आपके बारे में देखा, तो हम लोग पहले से ही आपको जानते हैं कि आप कितनी बड़ी सेवा उत्तर प्रदेश में निभा रहे हैं। और वहां के कुछ लोगों ने इस तरह की बातें कही जो मेरे दिल को छू गई कि उड़ीसा में भी अगर सेवाई धर्मा टीम की सेवा को लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ये हमारे लिए आप सबके आशीर्वाद से बड़ी चीज थी। फिर वहां से बहुत सारे फोन भी मेरे पास आए। और फिर मैंने जब कमिश्नर साहब से मेरी बात की तो उन्होंने कहा कि हम सारी डिटेल आपकी नोट कर रहे हैं, हम अपने सचिव, प्रमुख सचिव से बात करेंगे। यहाँ पर लाशें कोल्ड स्टोरेज में रखी जी और उसका कुछ टाइम अभी है कि कुछ टाइम के बाद ही इनको डिस्पोज ऑफ करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, जब आप कहेंगे 1000 किलोमीटर है, हमने यहाँ से सारा कुछ, यहाँ से लेके भुवनेश्वर के बीच में जितने गुरुद्वारे साहब हैं वहाँ पर हमने सबको अलर्ट कर दिया कि कभी भी किसी तरह की आपात जरूरत पड़ सकती है। और हमने पूरा रूट सिस्टम सेट कर लिया, यहाँ से कितनी गाड़ियों से जानी है, कफन कितना जाना है, कितनी हवन सामग्री जानी है, कितना घी जाना, वो सारी व्यवस्था हमने कर ली। जब भी वहाँ से हमको इशारा मिलेगा, हम सारी टीम यहाँ से जाएंगे। उस सारी टीम में, उस सारी टीम को जो उसको लीड करेंगे, हम हमेशा एक लीडर बनाते हैं, उस टीम को हमारे सरफराज भाई लीड करेंगे और यहाँ से वो टीम जाएगी। आपने सुना कि उड़ीसा में हुए भीषण रेल हादसे के बाद आप टांडा अंबेडकर नगर में रहते हुए, अंबेडकर नगर ही नहीं, आसपास के जिला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और साथ साथ कई प्रदेशों में अंतिम लावारिस लाशों के उसके जो क्रियाक्रम होती है करते रहे हैं। और यहाँ से जाने के बाद अब उड़ीसा भी आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं, वहाँ के सरकार से भी राब्ते में है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से भी राब्ते में है। तो हमने आपसे बात की आप वरिष्ठ समाज सेवी श्री धर्मवीर सिंह बग्गा जी से, जिन्होंने समाज सेवा से राजनीति की तरफ कदम रखा है और फिलहाल निकाय चुनाव में इन्होंने बड़ी ही सफलता के साथ कार्य किया। जनपद की कई सीटों पे आपका बड़ा ही ज्यादा हस्तक्षेप रहा। आप मान के चलिए कि टांडा नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं उसकी सबाना नाथ जी चेयरमैन है, निर्दलीय है, उनके उसके साथ साथ अकबरपुर में चलिए देखते हैं, अकबरपुर में समाज सेवा से जुड़ा व्यक्ति ही चेयरमैन बना, जहांगीरगंज में ही समाज सेवा से जुड़ा ही व्यक्ति चेयरमैन बना। राजनीति और समाज सेवा एक दूसरे अलग अलग, हमने पहले शुरू उनका अलग अलग है लेकिन एक दूसरे के पूरक है।
तो बहुत ही अच्छा रहा। अब इस पे जो आपने शर्तें रखी है, 17 जो जनहित की बातें हैं, 17 मुद्दे जो जनहित के थे, आपने समानानाथ से पुष्टि किया था। अब उस पर कार्रवाई होगी। आपका कहना है कि हमने कल एक पत्र भी दिया है, उस पत्र के माध्यम से उनको अवगत भी करा दिया है कि इन 17 बिंदुओं पे जो चर्चा हुई थी वो काम करना ही पड़ेगा, सिर्फ वादे से काम नहीं चलेगा। अब इन मुद्दों पे कितना काम हुआ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।